देखिए आपका जो स्टापेल आपका पढ़ाया जा रहा था, इसमें आपका अब क्वेश्चन पहला बनता है कि जो विबंध है ये किस मामले में लागू होता है, जो यूपीजे में आया, सिविल की क्रिमिनल की दोनों। तो आपका जवाब रहेगा विबंध का सिद्धांत केवल और केवल सिविल मामलों में लागू होता है, आपराधिक में नहीं। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है केस से बनता है, इस पर 115 में केस से बनता है और 3-4 केस भी याद रखना है। पहला केस है जिस पर धारा 115 आधारित है, पिकॉर्ड बनाम सीयर्स का केस है। यानी कि पहला क्वेश्चन बना कि पिकॉर्ड बनाम सीयर्स का केस किससे संबंधित है, तो विबंध से। जो यूपीएपीओ ने बनाया वह केस बनाया शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा का केस बनाया था पिछली बार। ये किससे संबंधित है, तो ये भी आपका विबंध से संबंधित है। फिर श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का केस आता है, ये भी किससे संबंधित है, तो आपका जवाब रहेगा विबंध से कम 3 केस याद करके जाना है। फिर आपका क्वेश्चन बनता है कि विबंध करता क्या है, तो विबंध आपका वाद हेतु उत्पन्न नहीं करता बल्कि प्रतिरक्षा में मान्य है। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है कि कौन सा विबंध वाद हेतु भी उत्पन्न करता है, प्रतिरक्षा में भी मान्य है, तो वह है आपका प्रामिजरी स्टापेल या वचनात्मक विबंध। इतने में वैसे 90% चांस है कि आपका क्वेश्चन आ जाएगा प्री में। इसके बाद 116 धारा आती है आपका अभिधारी यानी कि किराएदार का विबंध। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है वंस ए टेनेंट ऑलवेज ए टेनेंट, एक बार अभिधारी सदैव अभिधारी का सिद्धांत किस धारा में है, तो आपका जवाब रहेगा 116। इसके बाद आइए अब अगला चैप्टर हम देखते हैं, चैप्टर 9 देखते हैं। और चैप्टर 9 से भी 2 या 3 क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। तो अब निकाल लीजिए आपका अध्याय 9 साक्षियों के विषय में। धारा आपका है 118 से लेकर और 100 आपका कह सकते हैं 34 तक की धाराएं हैं। यहाँ से आपका 2 या 3 क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि कॉम्पिटेंट विटनेस किस धारा में दिया गया है, तो आपका जवाब रहेगा 118, 119, 120, 133। यानी कि 4 धाराओं में आपका कॉम्पिटेंट विटनेस या सक्षम साक्षी है। फिर याद रखिए 118, 119, 120 और आपका 133। इसके बाद ये पूछा जाता है कि आपका विशेषाधिकार या प्रिविलेज कहाँ दिया गया है और प्रिविलेज कहाँ से कहाँ तक है, तो 121 से लेकर और 132 तक। यानी कि सेक्शन 121 से लेकर और 132 तक आपका गवाहों को कुछ छूट दी गई है, उन्मुक्ति दी गई है, यानी कि विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका कैसे बनता है। 118 से बार काउंसिल में भी क्वेश्चन बना है कौन साक्ष्य दे सकेगा, यानी कि कौन न्यायालय में आकर गवाही दे सकेगा। तो सामान्य नियम ये है कि सभी लोग सक्षम साक्षी होंगे, अर्थात सभी लोग न्यायालय में आकर गवाही दे सकते हैं अगर वे न्यायालय द्वारा किए गए प्रश्न को समझ रहे हैं और उसका उचित जवाब दे रहे हैं। तो एक ही पैमाना है, अगर बालक है, आपका बूढ़ा है इत्यादि है, तो एक ही पैमाने पर तौलिएगा कि क्या वह न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्न को समझ रहा है और उसका उचित उत्तर दे रहा है, तो वह सक्षम साक्षी या 118 में
कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। पागल पर भी यही नियम लागू होगा। पूछा गया है, धारा 118 का स्पष्टीकरण दिया गया है कि पागल सक्षम होगा कि अक्षम। ये भी क्वेश्चन यूपीएपीओजे में आ चुका है। तो पागल सक्षम होगा कि अक्षम। तो अगर वह पागल न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्न को समझ रहा है, उसका उचित जवाब दे रहा है, तो वह कैसा साक्षी होगा 118 में? सक्षम। और नहीं समझ रहा है, उत्तर नहीं दे रहा है, तब वह कैसा साक्षी होगा? अक्षम। बस ये याद रखना है। यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि आपका निम्नलिखित में से कौन अक्षम साक्षी होगा? तो जो इडियट होता है, जो मूर्ख होता है, वह सदैव अक्षम माना जाता है, क्योंकि वह जन्मतः ना समझ माना जाता है। तो दे देगा गूंगा, बहरा, आपका पागल और आपका मूर्ख। तो कौन अक्षम होगा? ऐसा क्वेश्चन यूपीएपीओ बनाया है। तो कौन अक्षम होगा? पागल नहीं, बल्कि अक्षम कौन होगा इसमें? मूर्ख। 119 आइए। 119 से पिछली बार यूपीजे में 2 क्वेश्चन बना था। 119 की पहली विशेषता ये रही कि 2013 में इस धारा को प्रतिस्थापित किया गया है, यानी कि नए सिरे से लिखा गया है। आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है कि साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना। इसका मतलब कि डम्ब विटनेस या मूक साक्षी या जो गवाह अपने मुख से बोलने में असमर्थ है, क्या वह सक्षम होगा कि अक्षम होगा? तो सक्षम होगा। तो वह कैसे अपनी बातें बता सकता है? या तो चिन्ह बनाकर बता सकता है, या संकेत द्वारा न्यायालय को बता सकता है, या लिखकर बता सकता है। लेकिन ऐसे संकेत, चिन्ह और लिखेगा तो खुले न्यायालय में लिखेगा, और ऐसे ऐसे लिखित को, यानी कि जो वह लिखकर गवाही दे रहा है, तो ऐसे लिखित को दस्तावेजी साक्ष्य न मानकर मौखिक साक्ष्य ही माना जाएगा। तो यूपीजे में आपका 2 क्वेश्चन बनाया कि डम्ब विटनेस या मूक साक्षी कहाँ दिया गया है? 119 में। दूसरा क्वेश्चन जो हमने समस्या बताई कि एक गवाह बोलने में असमर्थ है, अपनी बातों को लिख कर देता है, तो यह कैसा साक्ष्य माना जाएगा? दस्तावेजी की मौखिक की अनुश्रुत। तो आप मौखिक या ओरल मार्क कराइएगा। तो वास्तव में लिख कर दिया, और कानून माना क्या? मौखिक। तो इसी को कहते हैं डीम्ड ओरल एविडेंस या प्रकल्पित मौखिक साक्ष्य। तो प्रकल्पित मौखिक साक्ष्य का सिद्धांत किस धारा में दिया गया है? तो 119। 2 क्वेश्चन यूपीजे में 2018 में आए थे। 120 आइए। अभी बिहार में भी पिछली बार जे में आया था कि कौन सक्षम साक्षी होगा? तो सिविल वाद के पक्षकार। तो सिविल वाद में कौन पक्षकार होते हैं? एक वादी होता है, दूसरा प्रतिवादी होता है। तो वादी प्रतिवादी क्या सक्षम साक्षी होंगे कि अक्षम? सक्षम होंगे। और उनकी पत्नियां या पति, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वादी पुरुष है तो उसकी पत्नी सक्षम साक्षी होगी, और यदि वादी स्त्री है तो उसका पति भी उस मामले में चाहे पक्ष में या विपक्ष में गवाही देने के लिए सक्षम साक्षी होगा। और फिर कहा गया है दांडिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी भी सक्षम साक्षी होंगे। अर्थात पति के खिलाफ मुकदमा चल रहा है तो पत्नी पति के पक्ष में या विरोध में गवाही दे सकती है, और पत्नी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है तो उसमें पत्नी के फेवर में या विरोध में उसका पति गवाही दे सकता है। इतना उलझा दिया था बिहार में, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। एक क्वेश्चन और बनता है कि एविडेंस की कौन सी धारा पति और पत्नी को पृथक पृथक व्यक्ति मानती हैं?
सेपरेट अस्तित्व प्रदान करती है तो 120 है, क्योंकि पति और पत्नी क्या है, अलग अलग। इसको ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि एविडेंस की कौन सी धारा पति पत्नी को आपका पृथक व्यक्ति मानती है, अलग अलग मानती है, तो धारा 120 मानती है, क्योंकि पति पत्नी अलग अलग गवाह के रूप में क्या होंगे, आ सकते, एक दूसरे के पक्ष में भी आ सकते हैं, विरोध में भी। इसके बाद आपका 121 से लेकर 132 तक देखना है। ये गवाहों के विशेषाधिकार दिए गए हैं, और विशेषाधिकार में जो पूछा जाता है, तो विशेषाधिकार का मतलब ये हुआ कि कुछ दशाओं में कुछ बातों को प्रकट करने की परमिशन ही नहीं दी जाएगी, अनुज्ञा ही नहीं दिया जाएगा, और कुछ बातों को प्रकट करने के लिए किसी गवाह को विवश नहीं किया जाएगा। तो जो अंदर से आपका पूछा जाता है, एक तो सेक्शन याद रखना है जो यूपीएपीओ का मॉडल है कि किसमें विवश नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा, और किसमें आपका अनुज्ञा या परमिशन नहीं दी जाएगी, तो वह सेक्शन याद करना है। और किस सेक्शन में क्या है ये भी आपका याद रखना है। तो विशेषाधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 121 से लेकर और 132। देखिए 121, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेटों को प्रिविलेज कहाँ दिया गया है, पहला क्वेश्चन तो 121 में दिया गया है। यहाँ एक बात और याद रखिए, न्यायालय के निर्णय के अनुसार आपका न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और एक और लोग जुड़ गए हैं, मध्यस्थ। तो क्वेश्चन पहला ये बन सकता है कि सेक्शन 121 के तहत किसको प्रिविलेज दिया गया है, न्यायाधीश को, मजिस्ट्रेट को, मध्यस्थ को, उपर्युक्त सभी को। तो क्या मारकर अब आएंगे, उपर्युक्त सभी। क्या प्रिविलेज दिया गया है कि अगर कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट है तो वह अपने स्वयं के आचरण के बारे में या किसी ऐसी बात के बारे में जिसका ज्ञान उसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते न्यायालय में हुआ है, वह उन विषयों पर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है, यानी कि बाध्य नहीं किया जाएगा कि बताइए कि आपको, आप अपने कंडक्ट के बारे में या जब न्यायाधीश थे तो आपको क्या मालूम चल गया मामले में। लेकिन विवश नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि बाध्य नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये हुआ कि वह न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट स्वेच्छा से आकर न्यायालय में गवाही देना चाहे तो कोई रोक टोक नहीं। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि कब विवश किया जा सकेगा, तो इसमें ही दिया गया है कि कब विवश किया जा सकेगा, तो ऐसे न्यायालय के विशेष आदेश से जिसके वह अधीनस्थ है, यही याद करके जाइएगा। यानी कि किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को कब विवश किया जा सकेगा कि वह प्रश्नों का उत्तर दे जो उसे ज्ञात हुआ है, तो किसके विशेष आदेश से, जिस न्यायालय के वह मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश क्या है, सबॉर्डिनेट है, यानी कि अधीनस्थ है। जैसे कि सत्र न्यायालय को ज्ञान हो गया तो सत्र न्यायालय किसके अधीनस्थ हैं, हाई कोर्ट के। तो हाई कोर्ट अगर विशेष आदेश दे दे कि आप प्रकट करिए कि आपको क्या ज्ञान हुआ, तो सत्र न्यायाधीश को प्रकट करना होगा। लेकिन अन्य बातों के बारे में न्यायाधीश कह सकते हैं, जो घटनाएं हुई हैं कोर्ट में और उसकी उपस्थिति में हुई हैं, उसके बारे में वह विवश किया जा सकेगा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, 3 दृष्टांत दिए गए हैं और तीनों दृष्टांत रट्टा मार कर जाना है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, और तीसरा आपका जो दृष्टांत है वह ज़्यादा बनता है। तीनों पढ़ लीजिएगा। देखिए 122 देखिए धारा, विवाहिता स्थिति के दौरान में
दी गई संसूचनाएं यानी कि पुरुष और स्त्री हैं उसमें वैध विवाह हुआ है, वैध विवाह के कायम रहते हुए पति ने पत्नी को या पत्नी ने पति को कोई संसूचना दी है तो सामान्यतः वह संसूचना प्रकट नहीं की जाएगी कोर्ट में, यानी कि घर की बातें घर में ही रहे, पति पत्नी की बातें पति पत्नी में ही रहे तो कानून मानता है सही रहेगा, पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। आपका प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा और न ही अनुज्ञात किया जाएगा। तो जो यूपीजे में बना है कि विवश नहीं किया जाएगा इन लोगों को, कि अनुज्ञात नहीं किया जाएगा यानी कि परमिशन नहीं दिया जाएगा कि दोनों, तो दोनों मार कर आइए। अब जो बार काउंसिल और इत्यादि राज्यों में क्वेश्चन बना है कि विवाहिता स्थिति के दौरान दी गई संसूचना कब तक प्रकटन से संरक्षित रहेगी, कब तक उसे प्रकट नहीं किया जा सकता। तो दिया है विवाह के दौरान, विवाह के विघटन के बाद, आपका मृत्यु के बाद, उपर्युक्त सभी। तो हमेशा याद रखिएगा, विवाह टूट भी गया, डाइवोर्स हो गया या पक्षकार मर भी गए यानी कि पति पत्नी में से कोई, तब भी ये संसूचनाएं प्रकट नहीं की जाएगी। इस पर केस बनता है एमसी वर्गीज बनाम टीजे पूनान, खूब बनता है केस। एमसी वर्गीज एमसी वर्गीज बनाम टीजे पूनान का केस बनता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 122 में जो विशेषाधिकार हैं वह कब तक संरक्षित रहेगा, तो विवाह के विच्छेद के बाद भी, डाइवोर्स के बाद भी प्रकट नहीं होगा। अब इसके अपवाद पूछे जाते हैं कि कब ये संसूचनाएं प्रकट की जा सकती हैं। तो पहला नियम है कि जब मुकदमा पति पत्नी के बीच हो, चाहे सिविल मुकदमा हो या क्रिमिनल, जैसे डाइवोर्स का मुकदमा हो गया और क्रिमिनल में क्रूरता दहेज का मुकदमा हो गया, तब प्रकट किया जा सकता है। विवाह के पहले दी गई संसूचना को प्रकट किया जा सकता है, विवाह विघटन के बाद दी गई संसूचना को प्रकट किया जा सकता है। थर्ड पर्सन ने संसूचना सुन ली, वह भी प्रकट कर सकता है। संसूचना के अलावा जो कंडक्ट या आचरण होते हैं पति पत्नी के, वो भी प्रकट किए जा सकते हैं। इस प्रकार 122 आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और केस भी अच्छे से तैयार रखना है। कौन सा केस है? एमसी वर्गीज बनाम टीजे पूनान, यानी कि विवाह विघटन के बाद भी इसे प्रकट नहीं किया जाएगा। दो बातें याद रखिए, विवश नहीं किया जाएगा पति पत्नी को, कि अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, कि दोनों, तो दोनों मार कर आइए। यूपी एपीओ में पूछा गया है। अगला देखिए 123, राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य। बस एक क्वेश्चन बनता है, पापुली लेक्स सुप्रीमो, लोकहित सर्वोच्च विधि होती है, ये किस धारा में सिद्धांत है? 123 में। और केस बनता है आपका एस सिंह का, यानी कि पंजाब राज्य बनाम सोढ़ी सुखदेव सिंह का, एस सिंह का। तो किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पापुली लेक्स सुप्रीमो लोकहित सर्वोच्च विधि है? तो एस सिंह का केस याद करके जाना है। लोकहित सर्वोच्च विधि है, ये किस सेक्शन में समाहित है? तो कौन सा सेक्शन है एविडेंस का? 123। इसके बाद 124, शासकीय संसूचनाएं। अगर आपका किसी लोकाफसर को कोई शासकीय विश्वास में संसूचना जानकारी दी गई है और वह समझता है कि अगर हम प्रकट कर देंगे तो लोकहित को नुकसान पहुंचेगा, तो भी प्रकट करने से क्या कर सकता है? इनकार। इसके बाद 125, अपराधों के करने के बारे में जानकारी। आपका यानी कि किसी पुलिस अफसर या राजस्व अफसर से यह नहीं
उसे विवश नहीं किया जाएगा कि वह बताए कि आपका जो अपराध की सूचना उसे कहाँ से मिली। यानी कि पुलिस से ये नहीं पूछा जाएगा कि आप बताइए कि अपराध के बारे में जानकारी कहाँ से मिली। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि मुखबिरों को, जासूसों को या ट्रैप विटनेसों को, यानी कि कुल मिलाकर जो गुप्तचर होते हैं, उनकी संसूचनाओं को संरक्षित किया गया है कि आप निर्भीक होकर समाज का कोई भी व्यक्ति अपराध की सूचना दे और उसकी सूचना को, नाम को प्रकट नहीं किया जाएगा तो मुखबिरों को कौन सी धारा संरक्षित करती है, पूछा जाता है 125। अब वकील साहब पर आ जाइए। वृत्तिक संसूचना है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तो अब ये आया कि अगर कोई व्यक्ति क्लाइंट है और वकील साहब के यहाँ जाता है, या तो वकील रख लिया या वकील रखने के लिए जाता है, तो क्लाइंट भी अपनी बात वकील से बताता है, वकील भी क्लाइंट को बताते हैं, दस्तावेज भी पेश करता है। तो क्या वकील साहब से ये पूछा जा सकता है कि बताइए क्लाइंट ने क्या वकील साहब को मैंने आपका विवश किया जा सकता है, या क्लाइंट को कि बताइए कि एक दूसरे को आप लोगों ने क्या संसूचना दी, क्या जानकारी दी। ऐसा संभव नहीं है। नहीं तो पुलिस अभियुक्त को क्यों पकड़ती, जाकर किसको पकड़ लेती, वकील साहब को ही कोर्ट में खड़ा कर देती और कह देती कि क्लाइंट मैंने इनके क्लाइंट यानी कि अभियुक्त ने वकील साहब को सब कुछ क्या किया था बताया था, वकील साहब से ही पूछ लिया जाए। तो अधिवक्ताओं को संरक्षित कहाँ किया गया है 126 में। किसकी संसूचना संरक्षित है, क्लाइंट की कि वकील की, अधिवक्ता की कि दोनों की, यानी कि कक्षीकार की, क्लाइंट माने कक्षीकार, कक्षीकार की अधिवक्ता की कि दोनों की, दोनों की। लेकिन कुछ आपका संसूचनाएं संरक्षित नहीं है और वह संसूचनाएं हैं आपका किसी अवैध प्रयोजन को अग्रसर करने में दी गई संसूचना, या नियोजन के पश्चात यानी कि वकील रख लिया और उसके बाद क्लाइंट ने कोई फ्रॉड किया या कोई अपराध किया। यही आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए दो तीन आपका दृष्टांत भी तीन चार दिए गए हैं। पहला दृष्टांत देखिए, कक्षीकार क, कक्षीकार माने क्लाइंट, मुवक्किल, मुवक्किल क अटार्नी ख से कहता है, यानी कि वकील साहब ख से, वकील साहब का नाम कौन है, ख से कहता है मैंने कूट रचना की है, यानी कि फर्जी दस्तावेज मैंने तैयार किया है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा बचाव करें। तो ये जो आपका संसूचना है ये प्रकरण से संरक्षित है, वकील साहब को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा कि क्लाइंट ने आपको क्या बताया बताइए। क्यों? क्योंकि आपका नियोजन के अनुक्रम में दी गई है। दूसरा देखिए, इसी पर अगर क्लाइंट आकर वकील साहब से कहता है कि मैं जा रहा हूँ फर्जी दस्तावेज तैयार करने, तैयार करके आऊँगा तब आप हमारा बचाव करिएगा, तो ये संसूचना संरक्षित नहीं होगी क्योंकि ये संसूचना दी गई है अवैध उद्देश्य को क्या करने के लिए, अग्रसर। दूसरा देखिए, इसी पर पूछ पूछा जाता है, एक अभियुक्त है, वह वकील साहब से कहता है कि हे वकील साहब, मैं जा रहा हूँ बी की हत्या करने और जब हत्या करके आऊँगा तो बचा लीजिएगा हमें। तो ये संसूचना संरक्षित नहीं है, वकील साहब प्रकट कर सकते हैं। लेकिन इसी में आपका ये कहे कि ए ने बी की हत्या की है, हत्या के बाद आता है वकील साहब के पास, सब कुछ बताता है और कहता है कि आप हमें बचाइए, तब ये संसूचना संरक्षण से क्या है, बचाव मिलेगा, ये प्रकट नहीं की जाएगी। दूसरा आपका जो पूछा जाता है प्री में, वह फ्रॉड के बारे में पूछा जाता है। वकील साहब के यहाँ आया तो 1000 कागज में लिखा था और 6 माह बाद आया वकील साहब के हैं
तो 1 लाख बन गया था कागज में। यानी कि इसका मतलब कि बाद में कागज में हेरा फेरी किया तो वकील साहब गवाही दे सकते हैं कि जब आया था तो कितना वसूलना था, 1,000, और दस्तावेज में ये क्या बढ़ा दिया है, 2 जीरो, और कितना कर दिया है अब, 1 लाख। तो आपका ये देखिए 126, 127 आपका जो वकील साहब के पास क्लर्क होते हैं, लिपिक होते हैं, मुंशी होते हैं, उन पर भी 126 लागू होगी। यानी कि जो काम प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। ये किस धारा का सिद्धांत है, 127 का। यानी कि जो कार्य आप डायरेक्ट नहीं कर सकते उसको इनडायरेक्ट करने की भी इजाज़त आपको नहीं दी जाएगी। 128 छोड़ दीजिएगा। 129 फिर पूछा जाता है, विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं, तो क्या ये संसूचनाएं प्रकट करने के लिए विवश किया जा सकेगा कि नहीं, नहीं किया जाएगा। यानी कि भारत के राष्ट्रपति ने अटॉर्नी जनरल से क्या सलाह ली और क्या सलाह दिया अटॉर्नी जनरल ने, ये प्रकट नहीं होगा। यानी कि जो गुप्त रूप से वित्त सलाहकारों से माने ली जाती हैं जानकारियाँ कि इस विषय में क्या किया जाना चाहिए, उसे प्रकट करने के लिए विवश किया जाएगा कि नहीं, नहीं किया जाएगा। कौन सी धारा, 129। इसके बाद 131 धारा पढ़ना है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये जो धारा है ये सन 2000 में प्रतिस्थापित की गई है। इसके बाद 132 पढ़ा जाता है, कंपेल्ड विटनेस, यानी कि विवसनीय साक्षी, मजबूर किया गया साक्षी, बाध्य किया गया साक्षी, वैश्वासिक साक्षी, विश्वासिक नहीं, वैश्वासिक। वैश्वासिक मने जबरदस्ती उसके मुख से बुलवाया जाएगा। तो कंपेल्ड विटनेस या विवसनीय साक्षी किन किन धाराओं में है, पहला क्वेश्चन ये बनता है। तो 132, 147 और 165, 3 धाराएं आप जानिएगा। कौन कौन एविडेंस की धारा है, 132, 147 और 165। गवाह को मजबूर किया जाए कि वह उत्तर दे। देखिए ध्यान से, कोई गवाह न्यायालय में गवाही देने आया, अगर वह ये कहे कि हजूर अगर हम बोल देंगे, उत्तर दे देंगे तो हम स्वयं अपराध में फंस जाएंगे, ये कोई बचाव नहीं है। गवाह को उत्तर देना ही होगा। दूसरा ये कहे कि अगर हम गवाही देंगे तो हम पर कोई शास्ति लग जाएगी, यानी कि जुर्माना या प्रतिकर लग जाएगा, फिर भी गवाह माने क्षम्य नहीं है, उसे उत्तर देना होगा। अगर गवाह कहे कि हमारी संपत्ति समर्पित हो जाएगी, जब्त हो जाएगी, फिर भी छूट नहीं है, उसे उत्तर देना होगा। तो समस्या ये है कि जब गवाह को उत्तर देने के लिए बाध्य किया जाता है तो उसे उत्तर देने के बाद कानून द्वारा संरक्षित भी किया जाना चाहिए। तो 132 संरक्षित भी करती है कि अगर वह उत्तर दे दिया तो कोई मुकदमा नहीं चलेगा उस पर, न ही उसकी संपत्ति जब्त होगी, न जुर्माना लगेगा। लेकिन अगर वह झूठा उत्तर देता है, मिथ्या उत्तर देता है, फाल्स उत्तर देता है, तो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए मुकदमा चलाया जा सकेगा। यानी कि गलत उत्तर न दे, भले अपना उत्तर दे, वह खुद अपराध में फंस जाए तो फंसेगा नहीं, क्योंकि उत्तर दे दिया तो कोई मुकदमा उस पर चलाया नहीं। भाई संरक्षण दिया जाएगा तभी तो वो बोलेगा, कि डर जाएगा तो कहाँ बोलेगा। नहीं तो इस आधार पर भी वो क्षम्य नहीं है। धमकी मिली है तो पुलिस और प्रशासन का कार्य है कि उसको सुरक्षित सुरक्षा दे, तो गवाहों को सुरक्षा मिलती है। वह मांग करे कोर्ट में कि हजूर हमें धमकी मिल रही है, तो पुलिस बल दिया जाता है गवाहों को, इसमें शक नहीं है। और गवाहों को प्रोटेक्शन के लिए नाम गुप्त रखना इत्यादि बातें अब कानून भी इसीलिए बना है
कि गवाहों को, ये मेन समस्या ये आप जो बता रहे हैं भारत में है, इसको चर्चा की जाएगी कभी डिटेल में पढ़ाते समय। अगला 132 के बाद आपका 133 सह अपराधी आपका है सक्षम साक्षी होगा कि अक्षम होगा, सक्षम होगा। इसके बाद 134 से क्वेश्चन बनता है साक्षियों की संख्या। तो किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। तो यूपीजे में भी ये क्वेश्चन आया था, यूपी एपीओ में भी आया था। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए कितनी साक्षियों की आवश्यकता होती है गवाहों की, 1 2 3, और कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। तो पहला मारेंगे कि कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं, यानी कि एक भी अगर गवाह आ गया तो वह क्या माना जाएगा, पर्याप्त। अब यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनता है, आपका 2 मॉडल से याद रखना है कि गवाहों की गुरुता आंकी जाती हैं, उनकी संख्या नहीं, ग्रेविटी देखी जाती है, नंबर नहीं। किस धारा में सिद्धांत है, 134 में। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि गवाहों को तौला जाता है, गिना नहीं जाता। तो अगर ये दे दे कि गुरुता आंकी जाती है, संख्या नहीं देखी जाती, जो यूपी में बनाया था मैक्सिम, तो 134 में ही सिद्धांत है तौला जाता है, उन्हें गिना नहीं जाता। ये भी सिद्धांत की धारा में है, 134 में। मैंने गिनती ना करिए, गंभीरता देखिए कि कौन गवाह अच्छे से गवाही दे रहा है। इसके बाद आ जाइए आपका अध्याय 10 देखा जाए साक्षियों की परीक्षा के विषय में। अब परीक्षा भी काफ़ी आसान है साक्षियों की परीक्षा के बारे में। इधर से सेक्शन वाइज ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं प्री में। 135 है साक्षियों के पेशकरण उनकी परीक्षा का क्रम। तो साक्षी कौन पहले पक्षकार साक्षी पेश करेगा, कौन उनकी परीक्षा करेगा। अगर सिविल मामला है तो सिविल कानून के तहत, सीपीसी के तहत। क्रिमिनल मामला है तो सीआरपीसी के तहत। कहीं वर्णन नहीं है तो न्यायालय यह डिसाइड करेगा कि कौन पहले गवाह पेश करे और गवाहों से पूछताछ कौन पक्षकार पहले करेगा। 136 न्यायालय साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। तो यहाँ भी खूब पूछा जाता है कि साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है। 136 में किस साक्ष्य को ग्राह्य किया जाए न किया जाए, ये किस पर निर्भर करता है, न्यायालय पर निर्भर करता है। ग्राह्यता के बारे में प्रावधान कहाँ है, 136। जैसे ही ग्राह्यता है, बस एक लाइन का। इसके बाद आपका 137 आपका परीक्षाओं की परिभाषा दी गई है। मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा। तो जो पक्षकार गवाह को बुलाता है वह उससे जो परीक्षा करता है वह मुख्य परीक्षा। विपक्षी द्वारा उस गवाह से की गई परीक्षा प्रति परीक्षा। और पुनः जो पहले बुलाया था वह गवाह से पूछे पुनः परीक्षा। और फिर विपक्षी द्वारा पूछा जाए तो अतिरिक्त प्रति परीक्षा। क्रम याद रखें, पहले कौन क्रम आपका 138 में दिया गया है, पहले कौन सी परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा। फिर विपक्षी चाहे तो कौन सी परीक्षा, प्रति परीक्षा। फिर बुलाने वाला चाहे तो कौन सी परीक्षा, पुनः परीक्षा। फिर विपक्षी चाहे तो कौन सी परीक्षा, अतिरिक्त प्रति परीक्षा। तो कितने प्रकार की परीक्षाएं हो गई, 4 प्रकार, 4 टोटल। फिर याद रखिए भाई, मुख्य परीक्षा क्रम भी पूछा गया बिहार में। मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा, अतिरिक्त प्रति परीक्षा। 137 में खूब उत्तराखंड बनता है क्वेश्चन। 137 में परिभाषा दी गई है और 138 में क्रम दिया गया है, यानी कि सीरियल नंबर दिया गया है। आइए 139 किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित व्यक्ति की प्रति परीक्षा होगी कि नहीं, नहीं होगी। ये भी आपका यूपी में आ चुका है।
यानी कि कोई व्यक्ति है वह न्यायालय में बुलाया गया है, इसलिए बुलाया गया है कि वह कोई डॉक्यूमेंट पेश करे। तो गवाह के रूप में थोड़े आया है, वह किसके लिए आया है? दस्तावेज पेश करने के लिए। तो उसकी परीक्षा होगी कि नहीं? नहीं होगी। दस्तावेज पेश करके क्या करे जाए? उसकी परीक्षा कब होगी? जब उसे गवाह के रूप में क्या किया जाए? बुलाया जाए। ये भी क्वेश्चन यूपी में। इसके बाद 140 सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी की प्रत परीक्षा होगी कि नहीं? होगी। कौन सी धारा? 40। इसके बाद 141 सूचक प्रश्न कहाँ परिभाषित है? लीडिंग क्वेश्चन 141 सूचक प्रश्न का मतलब ये हुआ कि ऐसा प्रश्न जो उत्तर को भी सुझाता है। तो 142 कहती हैं कि उन्हें कब नहीं पूछना चाहिए। तो दो परीक्षाएं याद रखिएगा, बिहार में बना था कि मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में सूचक प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। भाई सेक्शन रट कर जाना है उत्तराखंड के लिए, खूब यहाँ से बनता है। सूचक प्रश्न कहाँ परिभाषित है? 141। कब नहीं पूछना चाहिए? तो दो परीक्षा याद करके जाना है। कौन कौन? एक मुख्य परीक्षा और दूसरा पुनः परीक्षा। अब कब सदैव पूछा जा सकता है? तो एक सेक्शन और बढ़ जाइएगा 143 में। तो कब सदैव पूछा जा सकता है? तो प्रति परीक्षा और अतिरिक्त प्रति परीक्षा। अब ये है कि भाई जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके बस की बात नहीं है, जो कुछ नहीं जानता है तो जो पहले से एक बार मथा है वही समझ पाएगा। तो भाई नए लोगों के लिए 24 तारीख से आपका बैच एपीओ का शाम को भी लगेगा और उत्तर प्रदेश में जो पुलिस एक्ट है 1861 और सीआरपीसी आपका चलाई जाएगी, तब कुछ समझ में आएगा। उसके बाद एविडेंस चलेगा और आईपीसी शाम को। देखिए आपका इसके बाद 144 छोड़ दीजिएगा। 145 से बनता है कि पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में परीक्षा हो सकेगी और 145 में खंडन है। तो खंडन या विरोध की धारा में 145 में और संपुष्टि या समर्थन की धारा में कथनों का 157। दो धाराएं एक साथ पढ़ी जाती हैं। खंडन या विरोध की धारा में 145, संपुष्टि की धारा में 157, 146 भी हैं। प्रत परीक्षा में विध प्रश्न पूछे जाएंगे। 146 में जो आपका क्वेश्चन बना है वह प्रोविजो से बना है। प्रोविजो से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अभी आपका बिहार में भी एपीओ में बना था परंतु से, उत्तराखंड में भी चांस है। ये जो परंतुक है ये 2002 में आपका कह सकते हैं संशोधित किया गया, फिर 2013 में प्रतिस्थापित किया गया और 2018 में संशोधन किया गया। 3 बार इसमें बदलाव हुआ है। 2002, इसके बाद आपका 2013, 2018 वहीं लिख लेना है। 2002, 2013, 2018। जो 2018 में इसमें हुआ वह आपका कुछ आईपीसी की चूंकि नई धाराएं जोड़ी गई हैं तो उनमें बदलाव लाया गया है। मैंने आईपीसी की कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं तो आपका उनको यहाँ रखा गया है। तो भाई 2018 में किस धारा में संशोधन किया गया था? 146 में भी। 146 के परंतुक में कब कब संशोधन किया गया? तो तीनों याद रखिएगा। 2002 में संशोधन हुआ, 2013 में परंतुक नए सिरे से लिखा गया और 2018 में क्या हुआ? संशोधन। अब देखिए 150 देखिए, युक्त युक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय क्या प्रक्रिया अपनाएगा? यानी कि अगर वकील साहब किसी गवाह से बिना किसी उचित आधार के प्रश्न पूछ लेते हैं तो न्यायालय क्या कर सकता है? ये पूछा गया था यूपी एपीओ में, 150 में है। तो न्यायालय किसको लिख कर भेज देगा? उच्च न्यायालय को। और दूसरा किसको लिख कर भेज देगा? तो पेशे में वकील साहब जिस संस्था के अधीन हैं
तो हम लोग पेशे में किसके अधीन है, बार काउंसिल के। तो न्यायालय किसको किसको लिख कर भेज देगा कि वकील साहब आपका बिना किसी उचित आधार के गवाह से उल्टा सीधा प्रश्न पूछ रहे, तो किसको किसको लिख कर भेजा सकता है, हाई कोर्ट और किसको, बार काउंसिल। ये प्रश्न पूछा जा चुका है भाई, अंडरलाइन करिए। अब वकील साहब गवाह से अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न भी न पूछें। 151 152 कहती है कि अपमानित या क्षुब्ध करने वाले भी प्रश्न न पूछे वकील साहब। इसके बाद 154 पूछा जाता है होस्टाइल विटनेस या पक्षद्रोही साक्षी। अब एक क्वेश्चन बनता है होस्टाइल विटनेस या पक्षद्रोही साक्षी कौन होता है, तो एक लाइन में मार कर आइएगा, जो सत्य बोलने का इच्छुक न हो। भाई यही ऑप्शन मार के आएगा। होस्टाइल विटनेस की धारा में है, तो 154 में होस्टाइल विटनेस या पक्षद्रोही साक्षी यानी कि विभीषण कहिए, विभीषण वाली धारा है, जो कहा जाता है ना कि ये तो क्या बन गया, विभीषण जाकर दूसरे में मिल गया। तो वही गवाह आपने पेश किया और बड़ाई किसकी करने लगा, अभियुक्त की, तो होस्टाइल हो गया। तो होस्टाइल घोषित कराया जाता है पक्षद्रोही। तो पक्षद्रोही गवाह कौन माना जाएगा, जो सत्य बोलने का इच्छुक न हो। इसके अलावा और कोई ऑप्शन न देखेगा कि उल्टा सीधा दिया रहेगा। और 100 जो सत्य बोलने का इच्छुक न हो। 155 साक्षी की विश्वसनीयता पर आक्षेप किया जाता है। 156 छोड़ दीजिए। 157 में आपका संपुष्टि। 159 60 61 से क्वेश्चन बनता है। 159 में मेमोरी रिफ्रेश करना, स्मृति ताजा करना। एक बार अंदर से भी क्वेश्चन बना है कि कौन कौन मेमोरी किस किस दस्तावेज को देखकर स्मृति ताजा की जा सकती है। तो कोई व्यक्ति जो स्वयं लिखा है, किसी अन्य ने लिखा है, या आपका कह सकते हैं कि विशेषज्ञ द्वारा किया जा सकता है वृत्तिक पुस्तकें देखकर। सबको उपर्युक्त सभी तो क्या मारेंगे कि सभी। यानी कि बस एक लाइन खूब पूछा जाता है कि मेमोरी रिफ्रेश करना किस धारा में, स्मृति ताजा करना किस धारा में। जैसे कि इस समय जो 2-3 दिन से क्लास चल रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा है, बस स्मृति आप लोगों की क्या की जा रही है, ताजा, यानी कि भूल गए हैं, तो उसी को एक बार हम क्या कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। और पढ़ाना संभव 2 दिन में नहीं है। तो 161 160 आइए, स्मृति ताजा करके बयान देगा, तो कौन सी धारा, 160। अब विपक्षी का अधिकार आपका बयान दे दिया, तो 161। 162 में दस्तावेज का पेश किया जाना। न्यायालय किसी व्यक्ति को कह सकता है, किसी पक्षकार को, कि दस्तावेज पेश करिए। अगर कोई व्यक्ति आपत्ति करता है, तो उस आपत्ति पर अंतिम फैसला कौन देगा कि पेश करना चाहिए कि नहीं, तो हम आप नहीं देंगे, कौन देगा, न्यायालय। इसके बाद आपका 163 164 भी कम पूछती हैं। 165 से बस एक क्वेश्चन, न्यायालय किस सेक्शन के तहत आपका प्रश्न पूछने की शक्ति रखता है, पक्षकार या गवाह से। तो आपका जवाब रहेगा, कह सकते हैं 165 किससे प्रश्न पूछ सकता है, गवाह की, पक्षकार की, दोनों से, दोनों से। इसके बाद 167 अध्याय 11, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। अध्याय 11 आपका खूब आपका उत्तराखंड में ज़्यादा बनता है। देखिए, एविडेंस का सबसे छोटा अध्याय कौन है, पहला क्वेश्चन 11। कितनी धाराएं हैं, केवल एक धारा है। फिर दूसरा बनता है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण एवं अग्रहण के बारे में किस धारा में प्रावधान किया गया है, तो 167। बस इतना में आ जाएगा। फिर एक बार याद रखिए लास्ट धारा। भाई आपका सबसे छोटा अध्याय कौन है एविडेंस का, उत्तराखंड बना चुका है और बिहार 11। कितनी धाराएं हैं, केवल एक। कौन सी धारा है, 167। इसमें दिया क्या गया है, साक्ष्य के
अनुचित ग्रहण एवं अग्रहण के विषय में। इस प्रकार आपका जो हमने 100 आपका 15 से उठाया और 167 जो प्री में आ सकता है, बीच में 2-3 दृष्टांत आपको देखने पड़ेंगे, छोड़ दिया गया तो ये बताया गया। तो 15 मिनट का ब्रेक रहेगा और फिर आपका सेक्शन 1 से 55 तक पढ़ाना है, क्योंकि कल हमने 56 से लेकर और 114 ए तक कल मैं पढ़ाया था। तो अभी 15 मिनट बाद क्लास चलेगा भाई। का पढ़ना है तो एविडेंस में जो शुरुआती दौर से क्वेश्चन आते हैं उसको अब बताया जाए। एक तो आपका सामान्य क्वेश्चन आ जाते हैं कि एविडेंस का निर्माण की तिथि बताइए। तो 15 मार्च 1872 को एविडेंस का निर्माण किया गया। एविडेंस का ड्राफ्ट जो तैयार किया गया सबसे पहले 1868 ईस्वी में सर हेनरी मेन ने तैयार किया था, जिसको कि अंग्रेजी सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। तो ये क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा जा चुका है कि साक्ष्य अधिनियम का ड्राफ्ट सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो सर हेनरी मेन ने। फिर 1870 ईस्वी में सर जेम्स फिटजेम्स स्टीफेन ने साक्ष्य अधिनियम का खाका या ड्राफ्ट तैयार किया और वहीं एविडेंस एक्ट आज हम पढ़ भी रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अभी बिहार जे में आया था कि साक्ष्य अधिनियम का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो स्टीफेन। लेकिन उत्तराखंड आपका ये भी पूछा है कि पहले किसने किया था। तो पहले आ जाए तो क्वेश्चन का आंसर बदलेगा, क्या मारेंगे? सर हेनरी में। कब से ये कानून लागू हुआ? 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ। ये एक प्रक्रियात्मक विधि है, ये भी पूछा गया है। और सिविल मामलों में लागू होगी कि क्रिमिनल की? दोनों में लागू होगी। अब आइए भाग 1 हम शुरू। हाँ, इसके बाद प्रियम्बल से यूपी में पूछा गया है। क्रम से याद रखना है प्रियम्बल कि साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो साक्ष्य की विधि को समेकित करना, यानी कि कंसोलिडेट करना, परिभाषित करना और संशोधित करना। तो यूपी एपीओ में आया कि सही क्रम क्या है, बैठाइए। तो पहला शब्द क्या है? संशोधन। दूसरा शब्द क्या है? परिभाषित करना। और तीसरा शब्द क्या है? आपका संशोधन करना। ये आपका यूपी एपीओ में क्रम मिलाने के लिए आया था कि उद्देश्य का सही क्रम क्या है। तो याद करके जाए, पहला क्या है? समेकन। दूसरा क्या है? परिभाषा। तीसरा क्या है? संशोधन। इसके बाद आइए अध्याय 1 धारा 1 चला जाए। संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। वर्तमान में यह कानून पूरे भारत में लागू है। इसके बाद धारा 2 यूपी एपीओ में आया था कि कौन सी धारा एविडेंस की निश्चित है। तो धारा 2 निश्चित है। सन पूछा गया था कि कौन धारा 2 को किस सन में निश्चित किया गया? 1938 में किया गया। फिर तीसरा क्वेश्चन बना है कि एविडेंस में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1938 में किया गया। तो संशोधन करके क्या किया गया? तो सेक्शन 2 को समाप्त किया गया। 3 मॉडल मैं बताया और इस बार 2018 मैंने आपका इस बार जो यूपी एपीओ का एग्जाम हुआ था यही क्वेश्चन आया था। धारा 3 निर्वचन खंड है। कुछ शब्दों को निर्वचित किया गया है। यहाँ एक तो न्यायालय की परिभाषा पूछी जाती है। हाँ, किसको निर्वचित नहीं किया गया है ये भी पूछा जाता है। तो सुसंगत तथ्य को या रेलेवेंट फैक्ट को निर्वचित नहीं किया गया है। इसके बाद पूछा जाता है कि न्यायालय में कौन शामिल है? न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी मारिएगा। फिर मॉडल यूपी में बना है कि न्यायालय में कौन शामिल नहीं है। तो नहीं में दिया है न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति
और मध्यस्थ। तो कौन न्यायालय में शामिल नहीं है? तो मध्यस्थ जो है वह न्यायालय में शामिल नहीं है। ये यूपी एपीओ में और जे में दोनों में क्वेश्चन बन चुका है। इसके बाद आपका दस्तावेज की परिभाषा से भी क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आपका साबित ना साबित इत्यादि से। अब आ जाइए धारा 4 में। धारा 4 से भी आपका क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि उपधारणा शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है? तो उपधारणा शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि इसके प्रकार धारा 4 में दिए गए हैं। तो प्रिजम्पशन या उपधारणा या अनुमान को परिभाषित न करके इसके प्रकार दिए गए हैं। तो प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है कि अनुमान कितने प्रकार के? विधि के अनुमान, तथ्य के अनुमान, विधि और तथ्य दोनों के अनुमान, इनमें से कोई नहीं। तो विधि और तथ्य दोनों के अनुमान मारेंगे, फिर क्वेश्चन बनता है। अब उपधारणाएं होती है तथ्य की, विधि की, तथ्य और विधि की मिश्रित। उपर्युक्त सभी, ये यूपी जे में आया है तो उपर्युक्त सभी मारेंगे। तो जहां जहां बेयर एक्ट में मे प्रिज्यूम शब्द रहेगा, उपधारणा कर सकेगा रहेगा, वह तथ्य की उपधारणा है, स्वाभाविक उपधारणा है, प्राकृतिक उपधारणा है। और जहां जहां शब्द रहेगा आपका शैल प्रिज्यूम या कंक्लूसिव प्रूफ, यानी कि उपधारणा करेगा या निश्चायक सबूत, वह विधि की उपधारणा होती है। तो क्वेश्चन आपका बनता है कि तथ्य की उपधारणा सदैव खंडनीय होती है, लेकिन विधि की उपधारणा कुछ में खंडनीय और कुछ में अखंडनीय होती है। तो उपधारणा कर सकेगा में विधि की खंडनीय उपधारणा और निश्चायक सबूत में विधि की अखंडनीय उपधारणा। तो फिर यूपीजे का क्वेश्चन आया कि कंक्लूसिव प्रूफ या निश्चायक सबूत किन धाराओं में एविडेंस में घोषित किया गया है? 3 धाराएं हैं, 41, 112 और 113। ये क्वेश्चन आ चुका है। कौन कौन सी धारा है? 41, 112 और 113। इसके बाद धारा 5 से लेकर 55 तक तथ्यों की सुसंगत के विषय में है। अब 2 क्वेश्चन यहाँ पहले आपका पूछा जाता है कि तथ्यों की सुसंगत के विषय में कहाँ से कहाँ तक है। तो 5 से 55 मारिएगा और सुसंगत तथ्य दे दे तो 6 से 55। कहाँ से? 6 से। अंदर अंतर याद रखिए, विषय में लिखे तो 5 से 55 और सुसंगत तथ्य केवल कहाँ से कहाँ तक, तो क्या मार कर आना है? 6 से 55। तो ये जो तथ्य है 5 से 55, ये तार्किक रूप से भी सुसंगत है, विधिक रूप से भी सुसंगत है, दोनों रूप से उचित या प्रासंगिक या रेलेवेंट है। तो धारा 5 कहती है कि जो भी साक्ष्य पेश किया जाएगा या तो विवादक तथ्य का किया जाएगा या सुसंगत तथ्य के बारे में किया जाएगा, किसी अन्य के बारे में नहीं किया जाएगा। तो सुसंगत का नियम किस धारा में? धारा 5 में। कौन सी धारा एविडेंस के क्षेत्र को सीमित करती है? 5। किसका साक्ष्य दिया जा सकता है? या तो विवादक तथ्य का या किसका? सुसंगत का, अन्य किसी का नहीं। इसके बाद धारा 6 पूछा जाता है एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगत। इसमें क्वेश्चन बनता है कि रेह जेस्टे का सिद्धांत कहाँ है, तथ्य और कार्य का सिद्धांत कहाँ है। तो तथ्य कार्य का सिद्धांत पूछे, रेह जेस्टे पूछे तो धारा 6 मारेंगे। धारा 6 में आपका केस भी पूछा जाता है, कम से कम 3 केस 4 याद रखिए। पहला है आर बनाम वेडिंग फील्ड, दूसरा है रटन बनाम क्वीन का। आपका तीसरा केस जो महत्वपूर्ण है, जो ज़्यादा पूछा जाता है, आर एम मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य। ये केस 2 आपका यूपी जे में भी आया, उत्तराखंड जे में भी आया, लेकिन मॉडल चेंज किया था। और मॉडल देखिए कैसे चेंज किया था
टेप रिकॉर्डर को किस केस में सुसंगत माना गया? तुम आर एम मलकानी के केस में। आर एम मलकानी का केस किस धारा से संबंधित है? धारा 6 से है। तीसरा क्वेश्चन ये बना था कि टेप रिकॉर्डर किन किन धाराओं में सुसंगत होगा? 6, 7, 8 में सुसंगत होगा। और टेप रिकॉर्डर जैसे ही आए तो कौन सा केस मारकर आ जाना है? मलकानी। ये तीनों में उत्तराखंड जे में ही बना, यूपी में भी बना था इस बार एपीओ में। इसके बाद धारा 7 आती है। धारा 7 में वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग है यानी कि अवसर, हेतु यानी कि आपका कारण और परिणाम यानी कि प्रभाव बताते हैं, वे तथ्य सुसंगत होंगे। यहाँ जो क्वेश्चन आपका बनता है दृष्टांत नंबर 20 से बनता है गुत्थम गुत्थी वाला क्वेश्चन कि पैरों के चिन्ह की धारा में सुसंगत है? धारा 7 में सुसंगत है। देखिए प्रश्न यह है कि क्या कौन ने ख की हत्या की? उस स्थान पर जहां हत्या की गई थी या उसके समीप भूमि पर गुत्थम गुत्था से बने हुए चिन्ह, जो पैरों के चिन्ह बने हैं इधर उधर बिखरे हुए, वे क्या होंगे? सुसंगत होंगे। तो पैरों के चिन्ह की धारा में सुसंगत होते हैं 7 में। किस रूप में? परिणाम या प्रभाव के रूप में। धारा 8 से भी क्वेश्चन बनता है हेतु तैयारी और पूर्व या पश्चात का आचरण किस धारा में? 8 में। पूर्व का आचरण की पश्चात का की दोनों दोनों सुसंगत है। यहाँ भाई दृष्टांत आपको देखना पड़ेगा। आचरण में कथन सामान्यतः शामिल नहीं होते, ये भी याद रखिए। और दृष्टांत घर से एक बार पढ़ लीजिएगा। लास्ट जो 3 दृष्टांत है उसको जरूर पढ़िएगा। फिर धारा 9 आ गई, सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पूरक स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य। तो यहाँ जो क्वेश्चन बनता है पहचान परेड या शिनाख्त की कार्यवाही, आइडेंटिफिकेशन परेड किस धारा में सुसंगत है? धारा 9 में। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी धारा डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला के सिद्धांत पर आधारित है? छाता के सिद्धांत पर आधारित है। तो धारा 9। इसके बाद धारा 10 से भी क्वेश्चन बनता है सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें। इसमें आपका ये सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में लागू होगी। ये आपका जो धारा है एजेंसी या अभिकरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें कम से कम 3 केस याद करने हैं। आपका जो महत्वपूर्ण केस है और आपका जो केस आता है वह जो इसमें केस आता है, पहला केस आपका जो आता है ये क्वीन बनाम ब्लैक एंड टाई। तो क्वेश्चन कई बार साल में भी आया है कि ब्लैक एंड टाई का केस किस धारा से संबंधित है? तो धारा 10 से है। दूसरा मिर्जा अकबर का केस आता है, तो मिर्जा अकबर का केस किस धारा से संबंधित है? धारा 10 से संबंधित है। कम से कम ये सब क्वेश्चन जरूर याद रखिए। मिर्जा अकबर हो गया, ब्लैक एंड टाई हो गया, ये आपका ये 2 केस जरूर याद रखिए। किससे हैं? षड्यंत्र से। इसके बाद आपका धारा 11 आता है कि पहला क्वेश्चन आता है कि कौन सी धारा लार्स पैराडाइज कही जाती है, वकीलों का स्वर्ग कही जाती है? तो वह धारा आपकी है 11। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि प्ली ऑफ एलिबाई का सिद्धांत किस धारा में सुसंगत है? तो 11 में सुसंगत है। अन्यत्र होने का अभिवाक। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि धारा 11 का आधार क्या है? तो असंगतता ही सुसंगतता का आधार है। अगला क्वेश्चन बनता है सुसंगतता के बारे में अवशेषी प्रावधान कहाँ है, अवशिष्ट प्रावधान कहाँ है, रिजुडियरी प्रावधान कहाँ है? तो प्री में 11 मार्क कराएंगे।
फिर आप 12 छोड़ दीजिएगा, फिर 13 से क्वेश्चन बनता है अधिकार या रूढ़ि को कहाँ कहाँ प्रश्रय दिया गया है। वो अभी आपका बिहार और झारखंड में बना था। सभी धाराएं एक जगह एकत्र करनी है। अधिकार और रूढ़ि के बारे में एविडेंस में कहाँ प्रावधान है, 13 में प्रावधान है। फिर आपका 32 के खंड 4 में है, 32 के खंड 7 में है, फिर 48 में है, फिर 49 में है, फिर 92 का परंतुक नंबर 5 में है। एक जगह याद करिए रहेगा। अभी पूछा गया था भाई बिहार और आपका झारखंड में आ सकता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड जो क्वेश्चन बनाया है कि 13 की पूरक धारा कौन है, 48, और 13 और 48 में कभी काल यूपी अंतर बनाया है। तो जो धारा 13 है इसमें सभी प्रकार की रूढ़ि और अधिकार सुसंगत है, और धारा 48 में केवल राय सुसंगत है, वो भी सभी प्रकार के रूढ़ि अधिकार के बारे में नहीं बल्कि केवल और केवल सामान्य रूढ़ि अधिकार के बारे में, सभी नहीं, जनरल। तो 13 की पूरक, 48 किसकी पूरक धारा है, 13। ये क्वेश्चन आ चुका है उत्तराखंड में। इसके बाद 14 मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना। यहाँ जो क्वेश्चन बनता है आपका, वह क्वेश्चन बनता है स्पष्टीकरण 2 से क्वेश्चन बनता है। अभी बिहार में भी बनाया कि पूर्व दोष सिद्धि धारा 14 के किस स्पष्टीकरण में समाहित है। तो स्पष्टीकरण 2 मार्क कर आइएगा। तो कई लोग स्पष्टीकरण 3 मार्क कर आ गए, तो कौन है, 2। अब मन की दशा, शरीर की दशा। तो मन की दशा में आपका पूछा जाता है कि मन की दशा सामान्य होनी चाहिए कि विशिष्ट होनी चाहिए। तो सामान्य यहाँ काम नहीं करेगी, विशिष्ट काम करेगी। 3 उदाहरण कम से कम याद रखिएगा। एक के पास 50 कुत्ते हैं, 50 लोगों को काटते हैं, ये साक्ष्य में विसंगत होगा। लेकिन कुत्ता नंबर 1 ही कई लोगों को काटा है, सुसंगत। एक के पास 50 गाड़ी हैं, 50 वह किराए पर देता है, 50 खराब हो जाती हैं, विसंगत। लेकिन गाड़ी नंबर 1 कई लोगों को दिया, सबने शिकायत किया, सुसंगत। ए पर आरोप है कि उसने बी की गोली मारकर हत्या की, ये दिखाया जाता है कि ये तो सब पर गोली चलाता रहता है, विसंगत। लेकिन बी पर पहले 2-3 बार गोली चला चुका है, सुसंगत। तो कुत्ते वाला उदाहरण, गोली वाला और वाहन वाला जरूर याद रखिएगा। और ये उदाहरण पूछे जाते हैं। 15 आपका कि कार्य आकस्मिक या याशाशय था, इस बिंदु को बताती है। 15 में जो क्वेश्चन बनता है आपका, जो क्वेश्चन बनता है 15 में, ब्राइड इन बाथ का। तो ब्राइड इन बाथ यानी कि टब में दुल्हन। ये ब्राइड इन बाथ, टब में दुल्हन का सिद्धांत किस धारा में है, धारा 15 में है। बीमा वाला उदाहरण पूछा जाता है कि एक व्यक्ति घर का बीमा कराया, घर जल गया, पैसा वसूला, दूसरा खरीदा, दूसरा भी बीमा कराया, वो भी जल गया। तो ये दिखाया जा सकता है कि हजूर ये जो घर जल रहे हैं अचानक नहीं जल रहे हैं, ये इरादे के साथ क्या हो रहे हैं, जला जा रहा था, एक पैसा बीमा का इसे न दिया जाए। इसके बाद धारा 16 कारोबार का अनुक्रम का अस्तित्व है। इसके बाद 17 से लेकर 31 तक में स्वीकृति और संस्वीकृति है। स्वीकृति की परिभाषा किस धारा में, 17 में। स्वीकृति कौन कर सकता है, 18, 19, 20 में। 18 पिछली बार पूछी गई थी कि स्वीकृति कौन कर सकता है। तो कार्यवाही के पक्षकार, उनके अभिकर्ता, प्रतिनिधि रूप से वादकर्ता, उपर्युक्त सभी, जो पिछली बार आया था उपर्युक्त सभी। और भी लोग कर सकते हैं। विषय वस्तु में हितबद्ध पक्षकार या उस व्यक्ति द्वारा जिससे हित व्युत्पन्न हुआ। इसके बाद किराएदार द्वारा स्वीकृति किस धारा में है, 19 में है। रेफरी का सिद्धांत पूछा जाता है।
20 में है। यानी कि वाद के पक्षकार ने यहाँ टेक्निकल क्वेश्चन आता है। पहला आ जाएगा रेफरी का सिद्धांत की धारा में 20 में। टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ आता है कि जो अथराइज किया गया था दूसरे को, वह एक्सप्रेस रूप से कथन करने के लिए किया गया हो कि इम्प्लाइड, यानी कि अभिव्यक्त रूप से किया गया हो कि विवक्षित रूप से। तो आपका क्या ये भी क्वेश्चन आया है। तो अभिव्यक्त की, विवक्षित की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो धारा 20 का बेयर एक्ट स्पष्ट बताता है कि कैसे अथराइज किया गया हो। अभिव्यक्त विवक्षित नहीं काम करेगा, आचरण द्वारा काम नहीं करेगा। एक्सप्रेस या तो मुख से बोलकर या लिखकर। तो घोड़े वाला उदाहरण भी पूछा जाता है। आपका रेफरी का सिद्धांत, निर्णायक का सिद्धांत की धारा में 20 में। इसके बाद 21 कहती हैं कि स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उसके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना। धारा 21 को घर पर पढ़िएगा। और धारा 21 में जो दृष्टांत हैं, धारा 21 में जो उदाहरण है, उसको रट्टा मार कर जाइए। इतना जल्दी समझाना संभव नहीं है, रट कर जाइएगा जो लोग परीक्षा दे रहे हैं। धारा 22 भी पूछी जाती है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्त्र के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होगी। तो जब दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत हो। अब जब, और दूसरा आपका है कि जब दस्तावेज का कौन सा साक्ष्य दिया जा सकता हो, द्वितीय। इसके बाद 22 से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अंतर्वस्त्र के बारे में मौखिक स्वीकृति कब सुसंगत होगी। जब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली होना प्रश्नगत हो। धारा 23 सिविल मामलों में केवल लागू होगी। तो क्वेश्चन बनता है प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना स्वीकृति कहाँ दी गई है। धारा 23 में दी गई है। फिर धारा 23 और स्वीकृति को जब पढ़िएगा तो 31 से जरूर पढ़िएगा। स्वीकृति का प्रभाव कहाँ दिया गया है। धारा 31 में खूब पूछा जाता है कि स्वीकृति किस रूप में इन्फोर्स होगी, स्वीकृति किस रूप में लागू होगी। तो स्टापेल के रूप में, यानी कि विबंध के रूप में। यानी कि स्वीकृति का प्रभाव, तो क्या एक लाइन मार कर आएंगे, विबंध की धारा में 31 में। इसके बाद 24 से लेकर 30 तक संस्वीकृति है। संस्वीकृति की परिभाषा किस केस में दी गई, वह केस याद रखना है। पलविंदर कौर बनाम, नहीं ये आपका पलविंदर कौर नहीं भाई, पीएन स्वामी, पाकला नारायण स्वामी बनाम इम्परर के वाद में जस्टिस लॉर्ड एटकिन ने संस्वीकृति को परिभाषित किया। तो क्वेश्चन दो प्रकार का बनता है कि पाकला नारायण स्वामी, अभी उत्तराखंड पिछली बार आया है, पाकला नारायण का स्वामी का केस किससे संबंधित है। मृत्युकालिक कथन मारिएगा 32 में। परिभाषा दे दे संस्कृति की किस केस में दी गई। तो आपका जवाब रहेगा पीएन स्वामी। तो 24 आपका उत्प्रेरणा वचन धमकी द्वारा कराई गई संस्कृति विसंगत। 25 पुलिस अफसर से की गई संस्कृति विसंगत। 26 आपका पुलिस अभिरक्षा में होते हुए की गई संस्कृति विसंगत। लेकिन एक संस्कृति सुसंगत होगी अगर अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में है और किसकी साक्षात उपस्थिति में संस्कृति करता है, मजिस्ट्रेट की। तो मजिस्ट्रेट का उसी कमरे में होना जिसमें संस्कृति की जा रही है। इसके बाद 27 को पूछा जाता है कि अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में है, पुलिस को बयान दिया, उसके बाद कोई तथ्य बरामद हुआ, तो बरामद हुआ तथ्य भी सुसंगत होगा। धारा 27 पर एक क्वेश्चन निश्चित बनता है। पहला क्वेश्चन उत्तराखंड बनाता है कि धारा 27 किस सिद्धांत पर आधारित है। तो पश्चातवर्ती तथ्यों द्वारा संपुष्टि के सिद्धांत अगर पूछ ले तो कौन सी धारा पश्चातवर्ती तथ्यों द्वारा संपुष्टि के सिद्धांत पर आधारित है। तो क्या मार कर आएंगे, धारा 27। कम से कम आप 4 केस याद करके जाएंगे। कितने केस, 4। धारा 27 किसका अपवाद है, 24, 25, 26 तीनों का। किस केस में बताया गया, तो पुलकुरी कोटाया, पुलकुरी कोटाया, रट कर जाइएगा।
पुलिकुरी कोटैया का केस है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि धारा 27 को अनुच्छेद 14 के आधार पर किस केस में चैलेंज किया गया था, तो देवमन उपाध्याय का केस याद रखना है। और अनुच्छेद 20 के क्लाज 3 के आधार पर किस वाद में, तो काठी कालू का रखना है। और किस सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद इनायतुल्लाह के वाद में ये बताया कि धारा 27, 24, 25, 26 तीनों का अपवाद है। तो 4 केस याद रखना है। अब उतना बताना संभव चूंकि नहीं है कम समय में, लेकिन मेन मेन चीजें 28 छोड़ दीजिएगा। 29 से पूछा जाता है कि मत व्यक्ति द्वारा की गई संस्कृति क्या हो गई होगी, सुसंगत। स्वयं से की गई संस्कृति भी क्या होगी, सुसंगत। पिछली बार भी उत्तराखंड जे में क्वेश्चन इस पर बना था केस। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघाड़ा सिंह। सिंघाड़ा सिंह का केस किससे संबंधित है, संस्वीकृति से। और सेक्शन पूछ ले आपका, हो सकता है सेक्शन नहीं पूछा था, केवल ये पूछा था कि किससे आपका माने रिलेटेड है, तो कन्फेशन से। सेक्शन पूछ ले तो क्या मारेंगे आपका 29। स्वयं से की गई संस्कृति किस धारा में आएगी, 29 में आएगी। और यूपीएपीओ में आया साहू वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। स्वयं से संस्कृति की जा सकती है कि नहीं, बड़बड़ाते हुए की जा सकती है। हाँ, क्या उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघाड़ा सिंह, पहले उत्तर प्रदेश राज्य लिखिएगा, बनाम सिंघाड़ा सिंह 29 पर है ये। इसके बाद 30 आपका सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति, अभी बिहार में पूछा गया था किस धारा में, धारा 30 में। क्या साक्ष्य की मूल्य होगा, तो न्यायालय विचार में ले सकेगा, यही मारिएगा। केस पूछे तो आपका कश्मीरा सिंह का, कौन सा केस है, कश्मीरा सिंह का। 30 हो गया। 31 आपका बता ही दिया गया। 32 में फिर पूछा जाता है। 32 में ऐसी 8 दशाएं हैं जहाँ की कोई व्यक्ति मर गया, मिल नहीं सकता, तो उसके पूर्ववर्ती बयान सुसंगत होंगे। 32वां मृत्युकालिक कथन के बारे में है। तो पिछली बार जे में बना उत्तराखंड में कि मृत्युकालिक कथन किस आधार पर मैंने साक्ष्य में सुसंगत स्वीकार किया गया है, निषेष्टि के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर। अमृतकालिक कथन पर केस पूछा जाता है, तो आपका क्वीन बनाम अब्दुल्ला का केस पूछा गया। पाकला नारायण स्वामी का भी केस है आपका, याद रखना है, पीएन स्वामी का। और उत्तराखंड ने बनाया था खुशहाल राव का केस बनाया था, थीसिस ऑफ डाइन डिक्लेरेशन। तो खुशहाल राव बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के वाद में उच्चतम न्यायालय ने मृत्युकालिक कथन का सिद्धांत प्रतिपादित किया और कहा कि मृत्यु कोई भी व्यक्ति अपने निर्माता से अपने मुख में झूठ के साथ नहीं मिलेगा। इसलिए 32 में मृत्युकालिक कथन क्या किया गया है, सुसंगत। अब यूपी ने बनाया कि अपनी मृत्यु के बारे में कि दूसरे के मृत्यु के बारे में कहा हो, कौन सुसंगत होगा। अपने मृत्यु के कारण के बारे में बताया हो कि दूसरे के, तो दूसरे के नहीं, अपने मृत्यु। इसके बाद 33 छोड़ दीजिएगा। 34 आपका लेखा पुस्तिका, बस एक पूछा जाता है कि लेखा पुस्तिकों में जो साक्षिक मूल्य का होगा, तो लेखा पुस्तिका की बातें सुसंगत होंगी, लेकिन अकेले ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। इसके बाद आपका 38 से पूछा जाता है विदेशी विधि को कैसे साबित किया जाएगा। यूपी एपीओ में आया तो दो तरीका है, धारा 38 के तहत आपका विदेशी किताब पेश करके, और दूसरा धारा 45 के तहत एक्सपर्ट ओपिनियन द्वारा। किसके द्वारा ये पूछा गया था यूपी एपीओ में कि कितने तरीके से विदेशी विधि को साबित भारत में किया जाएगा, दो तरीका है। 38 के तहत क्या करिए, वह किताब पेश करिए कानून की जो विदेश में छपी है। और धारा 45 के तहत क्या किया जाएगा, एक्सपर्ट ओपिनियन। इसके बाद 39 पूछा जाता है, ये प्रतिस्थापित की गई है, उत्तराखंड आ चुका है सन 2000 में
इसके बाद न्यायालय के निर्णय 40 से 44 तक में है। 40 में रेह जुडिकेटा है। 41 में जजमेंट इन रेम या लोकलक्षी निर्णय या सौरवधी निर्णय है। बस इतना याद रखें। 40 में रेह जुडिकेटा कहाँ एविडेंस में? 40। जजमेंट इन रेम या लोकलक्षी निर्णय किस में है? 41 में है। फिर आपका 44 से भी ये 43 से क्वेश्चन बनता है। 43 का दृष्टांत रट्टा मार कर जाना है। 44 से बनता है कि निर्णय पर आपत्ति किन आधारों पर? तो 3 आधारों पर की जा सकती है। कौन कौन आधार हैं? कपट किया गया निर्णय लेने में, दुस्संध की गई, या न्यायालय अक्षम था। यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनता है 41 से बनता है कि कितने विषयों पर दिए गए निर्णय निश्चायक सबूत होंगे। वह क्रम से याद रखिएगा। 4 विषय हैं और वह चारों विषय आपको क्रम से याद करके जाना है। उत्तराखंड क्रम पूछा है। देखिए पहला क्या है? प्रोवेट। दूसरा क्या है? विवाह। तीसरा क्या है? नवाधिकरण। और चौथा क्या है? दिवाला। फिर एक बार क्रम बनाइए। पहला क्या है? प्रोवेट। दूसरा कौन है? विवाह। तीसरा कौन है? नवाधिकरण। चौथा कौन है? दिवालिया। इसके बाद 45 से 51 से क्वेश्चन बनता है विशेषज्ञ की राय। तो कितने विषयों पर विशेषज्ञ की राय न्यायालय ले सकता है? 5 विषय। क्रम से उत्तराखंड पूछा है। क्रम से याद रखिए। पहला विदेशी विधि है। दूसरा विज्ञान है। तीसरा कला है। चौथा हस्तलेख है। और पांचवा कौन है? उंगली चिन्ह। याद रखिएगा क्रम मिलाने के लिए आता है। तो किस विषय पर विशेषज्ञ की राय नहीं ली जा सकती? अब नहीं वाला थोड़ा सतर्क रहिए। भारतीय विधि अब यही देगा। विदेशी विधि की, भारतीय विधि की, कला की, विज्ञान, किस पर नहीं ली जाएगी? तो 5 लिस्ट में से क्या भारतीय विधि है? नहीं है, तो उस पर नहीं ली जाएगी। वो तो खुद न्यायालय 57 के तहत मानने के लिए 56 के तहत क्या है बात है। ये क्वेश्चन आ चुका है। किस पर नहीं ली जाएगी? भारतीय विधि। किस पर ली जाएगी? विदेशी विधि। अगला देखिए 46 आपका जो बातें मैंने जो आपका एक्सपर्ट के आपका बातों का खंडन या समर्थन करती हैं वो भी सुसंगत। इसके बाद आपका आपका 46 हो गया। तो इसके बाद आपका 47 से क्वेश्चन यूपी एपीओ में आया था। हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है? तो हस्तलेख के बारे में कब राय सुसंगत है? तो कौन राय दे सकता है जो हस्तलेख से क्या हो? परिचित। ये हस्तलेख से परिचित व्यक्ति की राय किस धारा में सुसंगत है? 47 में यूपी में आ चुका है। 48 आपका पूछा गया है रूढ़ि और अधिकार के बारे में राय किस धारा में सुसंगत? 48 में। तो कौन सी रूढ़ि है? सभी की साधारण। साधारण ये हम नहीं बता रहे, स्पष्टीकरण में क्या किया गया है लिखा गया। तो 13 में कौन सी रूढ़ प्रथा है? सभी मार दीजिएगा। और 48 आ जाए तो केवल साधारण रूप। इसके बाद 49 प्रथाओं सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत है? यहाँ भी पूछा जाता है। 50 यूपी एपीओ में आया कि नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है? तो धारा 50 में सुसंगत है। यहाँ दृष्टांत पूछा गया था। प्रश्न ये है कि क्या ए और बी आपस में विवाहित हैं? तो जो उनके बारे में विशेष ज्ञान रखते हैं लोग वे आकर गवाही दे सकते हैं कि हम लोग तो इनको पति पत्नी के रूप में जानते थे, अतः विवाह हुआ होगा तभी तो वर्तमान में एक सामाजिक समस्या भी आ रही है और आपका ये आ रही है कि कोई मान लीजिए लड़का लड़की वयस्क हो गया तो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है, बिना विवाह किए हुए साथ साथ रह सकता है, कोई कानूनन रोक नहीं। इसमें मैं बता दूं जब लड़का और लड़की वयस्क हो गया तो ये माना जाता है कि माता पिता अब अपना बच्चा न मानकर उसे मित्र की तरह व्यवहार करें तो अच्छा होगा। अब आपके अंडर में नहीं रहा, वो जो चाहे सो करे, आपका उस पर कंट्रोल कानूनन नहीं है। और तमाम उदाहरण विद्यमान है, कितना बताया जाए। बस वही विवाह वाला उदाहरण पूछा गया था कि किस धारा में आएगा, तो कई लोग इधर उधर घूम रहे थे। लेकिन नातेदारी के बारे में, रिश्तेदारी के बारे में कौन सी धारा है? 50 राय सुसंगत है अविशेषज्ञ की।
लेकिन परिवार के बारे में वह विशेष क्या रखता है, ज्ञान रखता है। कौन सी धारा? 50। दृष्टांत जरूर पढ़िएगा। पहला दृष्टांत पूछा गया था पिछली बार। 51 भी पूछा गया था कि राय के आधार कब सुसंगत होंगे, किस धारा में। 51 यहाँ से क्वेश्चन ये बना है कि एक विशेषज्ञ क्या अपने प्रयोगों का विवरण दे सकता है कि नहीं दे सकता है। ये दृष्टांत ही दिया है और वहीं उठा कर दे दिया किस धारा में। तो कौन राय का आधार किस धारा में सुसंगत, काम प्रयोग का विवरण दे सकता है कि नहीं। यानी कि जो मुन्ना भाई MBBS हैं, क्या वह अपने प्रयोग का विवरण दे सकता है कि नहीं दे सकता है। कौन सी धारा? 51। इसके बाद करेक्टर आ जाए। करेक्टर आपका पहला क्वेश्चन आया कि किसका करेक्टर 52 से 55 में है, पक्षकारों का कि गवाहों का। तो गवाहों का न मार दीजिएगा। गवाहों का 146 147 उधर हमने बताया कि किसका चरित्र आपका देखा जाएगा, किसका करेक्टर देखा जाएगा। तो गवाहों का नहीं, पक्षकारों का। पक्षकार में आपका कौन हो गया? एक तो सिविल मामले में वादी प्रतिवादी और क्रिमिनल में एक राज्य होता है तो विधिक व्यक्ति हैं, दूसरा अभियुक्त होता है। अब पीड़ित का आचरण किस धारा में? तो यहाँ नहीं आएगा। पीड़ित का जाएगा धारा 8 में। पीड़ित यानी कि जिसके प्रति अपराध हुआ है, अगर उसका आचरण पूछे तो धारा 52 से 55 नहीं, कहाँ से जाएगा? आपका 8 में, सेक्शन 8। तो यहाँ किसका आचरण सुसंगत हो गया? वादी, प्रतिवादी, अभियुक्त। तो सिविल मामलों में 52 और 55 लागू होगी और क्रिमिनल में 53, 53A और 54। ये बंटवारा कर लेना है, खूब पूछा जाता है। सिविल में कौन? 52 और 55। क्रिमिनल में कौन सी धारा केवल? तो 53, 53A और 54। देखिए आपका उल्टा सीधा थोड़ा बनाकर पूछता है। धारा 55 देख लेना है। 55 से पहला क्वेश्चन उठाया जाए जो पूछा जाता है कि करेक्टर का मतलब क्या हुआ। तो करेक्टर का मतलब, सील का मतलब कहाँ बताया गया है, यहीं से पढ़िएगा। धारा 55 के स्पष्टीकरण में तो सील में पहला क्वेश्चन आता है कि क्या शामिल है, ख्याति, स्वभाव, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे आप? दोनों मारेंगे कि एक? क्या लिखा है बैरक में? ख्याति की, स्वभाव की, दोनों। देखिए शब्द आप लोग पकड़िए भाई। देखिए सब सील शब्द के अंतर्गत ख्याति और स्वभाव दोनों आते हैं। तो क्या मार कराना है? ख्याति के, स्वभाव की, दोनों। दोनों लिखा ही है। अब इसके बाद आपका पूछा जाता है कि साधारण ख्याति स्वभाव की विशिष्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है। तो विशिष्ट नहीं बल्कि यहाँ कौन सी ख्याति स्वभाव? साधारण। स्पष्ट बेयर एक्ट लिखता है कि केवल साधारण ख्याति व साधारण स्वभाव का ही और न कि विशिष्ट कार्यों का। तो ये टेक्निकल क्वेश्चन है और सबके बस की बात यहाँ से उठाना नहीं है। अब डिटेल में भविष्य में चलेगा ही। यूपी के लिए थोड़ा 1 माह बाद पुलिस एक्ट खत्म हो जाएगा तो चलाना ही पड़ेगा। लेकिन अभी मान के चलिए कम से कम आपका ये दिसंबर के बाद, लास्ट दिसंबर तक फिर पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि यूपी आ जाएगी तो थोड़ा नए सिरे से हमें पढ़ाना पड़ेगा। तो इसके बाद 55 में 52 आ जाइए कि सिविल मामलों में सील विसंगत। 52 का अपवाद 55 है। 55 कहती है कि ऐसा सील सुसंगत जो रकम को बढ़ा दे या रकम को नुकसानी की रकम को घटा दे। फिर आपका 53 कहती है कि अभियुक्त का जो अच्छा सील होगा वह सुसंगत होगा कि विसंगत होगा। तो अभियुक्त अपने अच्छे सील का साक्ष्य दे सकता है। कौन सी धारा में है? 53 में है। लेकिन आपका 53 खूब पूछी जाती है। इसका थोड़ा 2 ही धारा बची हैं, इसको देखिए थोड़ा इतिहास वाइज। 53A आपका यूपी दोनों में पूछा गया था। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आपका यहाँ से उत्पन्न हुआ है। पहला क्वेश्चन कि 53A कब जोड़ी गई, उसको वहीं लिख लीजिए। 2013 में। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई? तो जस्टिस JS वर्मा। कुछ बेयर एक्ट पर भी लिखिए।
जस्टिस जे.एस. वर्मा कब से लागू हुई? तो 3 फरवरी 2013। किस कांड के बाद जोड़ी गई? निर्भया कांड के बाद। तो निर्भया कांड में हुआ क्या और इसमें कहा क्या गया है, अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा। लास्ट अब चल रहा है 2-4 मिनट और, तो थोड़ा इसकी कहानी बतानी पड़ेगी। देखिए, निर्भया कांड आप लोग भी जानते हैं कि दिल्ली का सबसे विभत्स कांड था। और आपका निर्भया के साथ बस में उसका एक साथी था और आपका उसी के सामने सब घटनाएं हुई। और अंत में आपका जो पांचों अभियुक्त थे, माने 6 अभियुक्त थे, तो एक जो राम सिंह था वह तो आत्मचिंतन करते करते पहले ही अपने आप लटक गया फांसी पर। एक लड़कपन का बचाव ले लिया और 4 लोगों को एक साथ कोरोना काल में क्या दे दी गई? फांसी। तत्पश्चात भाई अभियुक्त को भी अपना निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है सीआरपीसी की धारा 304 में। तो ऐसी दशा में आपका सरकार न्यायालय ने अभियुक्तों को वकील प्रदान किया फ्री में सरकारी पैसे पर। और एपी सिंह काफी महत्वपूर्ण रहे। एपी सिंह बार बार निर्भया के करेक्टर पर अटैक कर रहे थे। देखिए क्या कर रहे थे, बस न्यायालय में ये कह रहे थे कि निर्भया जो मर गई हैं उसकी बातों पर बिलीव न किया जाए, क्योंकि निर्भया का रिलेशन शारीरिक था जो बस में इसका साथी था, यानी कि यह पूर्व लैंगिक अनुभव रखती थी, अतः इसकी बातों पर विश्वास न किया जाए। काफी ये मुद्दा न्यायालय में उठा। तो जब जे.एस. वर्मा समिति बनी तो न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, तो 153 जोड़ा गया और ये कहा गया कि दुराचार के शिकार या प्रयत्न के मामले में पीड़िता के पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य क्रिमिनल मामलों में विसंगत होगा। अब ये साक्ष्य पेश ही नहीं किया जाएगा। और 146 के परंतुक में भी 2013 में प्रतिस्थापित किया गया और स्पष्ट लिखा गया कि दुराचार की शिकार महिला से प्रति परीक्षा में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि क्या वह पूर्व लैंगिक अनुभव रखती हैं कि नहीं। अब ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा और 146 के परंतुक में, और ये साक्ष्य में विसंगत होगा, पेश नहीं किया जाएगा। कौन सी धारा? 53A। 54 आ जाइए, खूब पूछा जाता है अभियुक्त का बुरा सील कब दिया जा सकेगा? तो उत्तर में होने के सिवाय बुरा सील विसंगत है, यानी कि सीधा हुआ कि जैसे ही अभियुक्त अपने अच्छे करेक्टर को दिखाता है तो उस अच्छे करेक्टर का जवाब देने के लिए अभियुक्त का कौन सा सील दिखाया जा सकता है? बुरा। लेकिन 2 कंडीशन ऐसी दी गई हैं स्पष्टीकरण, जहां भले ही अभियुक्त अपना अच्छा सील न दिखाए, सदैव अभियुक्त का बुरा सील दिखाया जा सकता है। पहला स्पष्टीकरण है जहां अभियुक्त का बुरा सील ही विवादक है, और दूसरा जरूर याद करके जाइए, पूर्व दोष सिद्धि बुरे सील के रूप में क्या होगी? सुसंगत। तो क्वेश्चन आपका प्रायर कन्विक्शन पर बनता है कि पूर्व दोष सिद्धि, अलग से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं लास्ट में, एविडेंस में कहाँ कहाँ सुसंगत है और किस रूप में है। एक क्वेश्चन आजकल ऐसा बन रहा है, मैं बता दूं। तो हम फिर एक बार सेक्शन बता रहे हैं। पहला सेक्शन जो बिहार में अभी बना था, धारा 14 का कौन सा स्पष्टीकरण हमने बताया? 1 की, 2 की, 3, और अभी बताया गया 2, यानी कि धारा 14 का कौन सा स्पष्टीकरण? 2। पूर्व दोष सिद्धि किस रूप में सुसंगत था? तो मन की बुरी दशा। किस रूप में? मन की बुरी दशा। धारा 40 में पूर्व दोष सिद्धि रेह जुडिकेटा के रूप में सुसंगत है, प्रांग न्याय के रूप में। किस रूप में? धारा 40 रेह जुडिकेटा। धारा 54 का स्पष्टीकरण 2 में
बैड करेक्टर के रूप में कि गुड करेक्टर के रूप में? बैड करेक्टर। कौन सी धारा? 54 का स्पष्टीकरण कौन है? दो। भाई 14 का भी स्पष्टीकरण कौन था? दो। 54 का भी स्पष्टीकरण दो। और 153 का अपवाद नंबर फर्स्ट याद रखना है उत्तर का खंडन करने के लिए। 153 का अपवाद नंबर फर्स्ट। तो इस प्रकार आपका प्रयास किया गया एविडेंस बताने का और 2 दिन में आपका क्रैश कोर्स में एविडेंस को समाप्त किया गया। और जो लोग परीक्षा दे रहे हैं, आईपीसी में थोड़ा बहुत बचा है, उसको कल सुबह आपका क्लास चलाकर 1-1.5 घंटा और तत्काल वीडियो भेज दिया जाएगा। और जो लोग भाई पढ़ रहे हैं, कम से कम एक बार इन लेक्चरों को एग्जाम के पहले, उत्तराखंड एपीओ के पहले जरूर पढ़ लें। भाई कल आपका सुबह एक लेक्चर आईपीसी में थोड़ा बहुत बचा है, उसको हम समाप्त कर देंगे। तो आपका कल क्लास चलेगी अभी सुबह 1-1.5 घंटा, वहीं 8:30 बजे से। नहीं, हाँ भाई, शाम वाला बैच आपका 24 से चलेगा। सुबह का भी बैच बंद है रेगुलर, शाम का भी है। आपका एग्जाम के कारण 24 से आइए। और 24 से आपका पुलिस एक्ट, सीआरपीसी और भागीदारी अधिनियम 3 नया सब्जेक्ट लगेगा। हाँ, 4:30 बजे से पुलिस एक्ट। हाँ, 4:30 बजे से 3 सब्जेक्ट चलेगा। अब भाई पूरे फ्लो में आ जाना है ना इसके बाद।